गुड इवनिंग। अभी आपने कर्नाटक में एक इशू सुना होगा। इशू ये है कि दिन सुबह सुबह लड़कियां कॉलेज पहुंचती है हिजाब लगा करके, और रात में कॉलेज का जो अथॉरिटी है वो लोग कोई सपना देखा कि सुबह में जो लड़कियां आएंगी हिजाब पहन करके उनको कॉलेज में ढुकने नहीं देना है। ऐसा कोई सपना देखा होगा वो लोग। तो सुबह सुबह जब कॉलेज के गेट पे पहुंचती है, कॉलेज के गेट मतलब हमारे यहाँ जो 11-12 स्कूल में होता है कर्नाटक महाराष्ट्र रीजन में, प्री यूनिवर्सिटी बोलते हैं। 11 एंड 12 वहां पे कॉलेज में होता है जिसको प्री यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो प्री यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स लोग हिजाब लगा करके, बुर्का लगा करके जब पहुंचती हैं कॉलेज के गेट पे, तो कॉलेज का गेट बंद और उनको बोलते हैं कि आप अंदर नहीं आ सकते हैं। तो पूछा जाता है क्यों, तो बोलते हैं कि आप क्योंकि हिजाब लगा करके, हिजाब उतारेंगे तो आप इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंटर नहीं कर सकते हैं। तो लड़कियां वहां पे प्रोटेस्ट करने लगी, क्योंकि हम लोग सालों साल से जब स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लिया तो हम लोग ऐसे ही आते थे शुरू से। जब हम लोग ऐसे ही आए हैं तो आज फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आज हम लोग कॉलेज में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो उन लड़कियों को एंटर नहीं करने दिया गया, जिसकी वजह से वो लड़कियां कॉलेज के बाहर गेट पे धरना प्रदर्शन देके बैठ गई। अब दूसरे दिन इशू ये हो जाता है कि कुछ लड़के सैफरन कलर का गमछा लगा करके आ जाते हैं और वो लड़कियों को उधर से मारपीट, भगाना, चिल्लम चिल्ली एंड ऑल, उनको मोलेस्ट करने का वो लोग कोशिश करते हैं और वो लड़कियों को उधर से भगाने का कोशिश करते हैं। बहुत जगह तो ये भी देखा गया कि स्टोन पेंटिंग भी वो लड़कियों के ऊपर हुआ। तीसरे दिन क्या देखेंगे, कुछ लड़के ब्लू कलर का गमछा लगा करके, भीम आर्मी वाले, वो लड़कियों के सपोर्ट में प्रोटेस्ट आकर के करते हैं सैफरन कलर के अगेंस्ट में। सैफरन कलर का जो झंडा लगा करके, सॉरी जो गमछा लगा करके लड़के जो लड़कियों के अगेंस्ट में थे, वो लड़कियों के अब सपोर्ट में कुछ लड़के ब्लू कलर का गमछा लगा के भीम आर्मी वाले आ जाते हैं। अब इन सब चीज में हो क्या रहा है, इन सब चीज में हो ये रहा है कि लड़कों का, स्टूडेंट्स लोग का, स्टूडेंट्स के दिमाग में जहर भरा जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है ना। इसका कारण अभी अब आप लोग को बताएंगे, आज के क्लास जो स्टार्ट करेंगे इसमें बताएंगे। कुछ बच्चों के अंदर में जहर को भरा जा रहा है और इससे पूरा हो क्या रहा है कि पूरा का पूरा जनरेशन, हिंदू मुसलमान सबका, सारे बच्चे का जनरेशन पूरा एक देखेंगे बर्बाद हो रहा है। सबका एजुकेशन बर्बाद हो रहा है। ये सब के चक्कर में कर्नाटक गवर्नमेंट इसको संभाल तो पर नहीं पा रहा है, पर देखो 3 दिन के लिए स्कूल एंड कॉलेजेस को बंद कर देता है। मंडे से बोल रहे स्कूल को खोलेंगे, लेकिन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी को उसको अभी भी नहीं खोलेंगे। ऐसे ही 2 दिन 2 साल पूरा पढ़ाई बर्बाद हुआ है और फिर से पूरा पढ़ाई बर्बाद करने का चारा पूरा आप देखेंगे गवर्नमेंट उपाय लगा के रखा है। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रहा है? बिकॉज इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट में जो बैठा हुआ है सब का सब इलिटरेट आदमी लोग है, बिकॉज दे आर इलिटरेट, सो दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू प्रोवाइड एजुकेशन टू देयर सिटीजन्स। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इस सारे एंगल को आज हम लोग, क्या सोशल एंगल है, रिलीजियस एंगल, और इसका पॉलिटिकल क्या एंगल है, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या कानून है, इन सब को हम लोग आज देखेंगे। तो आज का लेक्चर पॉलिटी इन करंट इशू के ऊपर। तो दिस इज मी योर सर आलम सर खान सर, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे वेबसाइट पे फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे कंटेंट के लिए आप लोग इस पे जा सकते हैं, है ना। कंटेंट के लिए जा सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा इस पे, यूपीएससी एंड डब्ल्यूबीएसएस सिविल सर्विसेज के लिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे फॉर पीडीएफ के लिए, है ना। और ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास भी होता है, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए मुझसे बात कर सकते हैं, है ना। डब्ल्यूबीसीएस, एसएससी, रेलवे, सारे प्रिपरेशन के लिए। तो ये लड़कियां देखो हिजाब लगा करके, स्टूडेंट लोग कॉलेज के बाहर में बैठे हुए हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड हिजाब बुर्का इशू इन कर्नाटक। और ये चीज आप देखेंगे पूरा जगह पे फैल चुका है, पुडुचेरी, केरल, वेरल, है ना, और यूपी में भी फैल चुका है। तो एक्चुअली में एक स्टेटमेंट, मेरा पहला स्टेटमेंट याद रख लेना। ये जो इशू हो रहा है कर्नाटक में हिजाब और बुर्का का, पता है क्या है? यूपी में मैच है और कर्नाटक इज प्लेग्राउंड। स्टेटमेंट समझना मेरा। यूपी में मैच है, कर्नाटक इज प्लेग्राउंड। यूपी में इलेक्शन होने वाला है, तो यूपी में कैसे कम्युनल एंगल को ढूंढा जाए, इसका रास्ता कहां पे बनाया जा रहा है? कर्नाटक में। दिस इज द मेन इशू, है ना। यूपी का इलेक्शन 14 मार्च को, रिजल्ट खत्म, इलेक्शन खत्म, रिजल्ट आ गया, प्रॉब्लम साइड। लेकिन नफरत का जो बीज आ जाएगा ना, वो वैसे का वैसे बना रहेगा और धीरे धीरे पेड़ बन जाता है। चलो, तो यही सब एंगल को आज हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, क्या क्या इसका है, सब चीज हम लोग देखेंगे। तो आर्टिकल 25 सबसे पहले देखिए। आर्टिकल 25 का क्लाउज 1। आर्टिकल 25 सिंपली आप ऐसा याद रखो, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम का, रिलीजन का फ्रीडम देता है? तो आर्टिकल है 25। आर्टिकल 25 का क्लाउज 1 में क्या बोला जाता है कि subject to public order, morality and health, on the other provision this part, all persons shall equally entitled freedom, consensus and rightly to profess, freely profess and practice propagate religion। इतना सारा बात का निचोड़ ये है कि हिंदुस्तान के सारे सिटीजन लोग को फ्रीडम है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, प्रोपोगेट करने का और मानने का।
फॉलो करने का, प्रैक्टिस करने का और प्रोपेगेट करना। फॉलो मतलब मान से दिल दिमाग से हम मानते हैं कि आई एम मुस्लिम। प्रैक्टिस करने का मतलब है नमाज रोजा पूजा पाठ करना। प्रोपेगेट का मतलब हम लोग एक दूसरे को रिलीजन के बारे में अच्छा बात बताएं। दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेशन। आजकल प्रोपेगेशन नहीं हो रहा है, खाली इम्पोजिशन हो रहा है ना। आजकल आर्टिकल 25 को लोग घर में रख दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो समझते नहीं है तो इलिटरेट, इसलिए सारा का सारा प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो आर्टिकल 25। अब क्लाउज 2 क्या है? क्लाउज 2 ये है कि क्लाउज 2 में आप देखेंगे नथिंग इन दिस आर्टिकल। अब क्लाउज 2 ये बोलता है कि पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के ऊपर एंड हेल्थ ग्राउंड के ऊपर कोई भी जो आर्टिकल में आप देखेंगे फ्रीडम मिला हुआ है, इवन आर्टिकल 25 में जो फ्रीडम मिला हुआ है उसको सरकार रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ 3 ग्राउंड ऑफ, मान लीजिए कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ के ऊपर इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो अभी हिजाब लगा के जो स्कूल में या कॉलेज में मान लो लड़कियां गई, ठीक है, और स्कूल का बात तो अभी छोड़ दो, 2 मिनट के बाद बात करेंगे। अभी यूनिफॉर्म का बहुत बात किया जा रहा है। केरल का एक गवर्नर, उसका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, कॉन्स्टिट्यूशन समझते नहीं, गवर्नर बन के बैठे हुए हैं और इस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं हम, किसी को बुरा लग जाए तो लग जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं समझते ये लोग, बिल्कुल नहीं समझते हैं। हाँ, तो अब समझिए सब सब सबका क्रिटिसिज्म होगा, हम किसी को नहीं छोड़ते, ना हम किसी से डरते हैं ना हम किसी को छोड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखा है वह वैसे ही पढ़ते हैं और वैसे ही हम पढ़ाते हैं, सालों से हम ऐसे ही पढ़ाते हुए हैं और ऐसे ही हम पढ़ाएंगे। क्योंकि आप जब सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना होगा, ना कि हिंदू और मुसलमान बनकर के आप काम करेंगे, नहीं तो देश का पूरा भट्टा बैठा देंगे आप लोग। ओके, तो प्री यूनिवर्सिटी मतलब 11 एंड 12 कॉलेज में जब लड़कियां गई हिजाब लगा करके, अब उनको रोका जा रहा है क्या? यूनिफॉर्म का बात बोल करके। तो यूनिफॉर्म पहला बात तो कॉलेज में होता नहीं है, नंबर 1 बात। तो बोला कि हिजाब जो है यूनिफॉर्मिटी के अगेंस्ट है। पहला बात, कॉलेज में यूनिफॉर्म होता नहीं है। स्कूल का बात 2 मिनट की बात करेंगे। यूनिफॉर्म कॉलेज में नहीं होता है, तो हिजाब अगर लगा के गए तो आप 3 ग्राउंड पे कोई भी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, किसी भी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड हेल्थ। अब मुझे कोई जरा सा भी समझा दे कि हिजाब लगाने से मोरालिटी के अगेंस्ट में कैसे हो सकता है, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में कैसे हो सकता है, हेल्थ के अगेंस्ट में कैसे हो सकता है। ये तीनों चीज में कोई भी ग्राउंड पे लाई नहीं करता है कि हिजाब लगाना अगेंस्ट हो जाए। तो यहीं पे सिरे से क्या हो गया? खारिज, है ना। अब आर्टिकल 25 क्या बोलते हैं? सब लोग को अपने रिलीजन का प्रैक्टिस करना है, अगर वो चीज अगर मोरालिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं है। तो हिजाब लगाना पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं है, तो आर्टिकल 25 के तहत सब लोग अपने रिलीजन के हिसाब से अपने रिलीजन के चीजों को, फेथ को मान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड प्रोपगेट कर सकते हैं। पहली बात ये समझ लीजिए। अब रहा स्कूल का बात। अब स्कूल में बोला जाता है यूनिफॉर्म का बात किया कि यूनिफॉर्म सबको यूनिफॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल बात सही, सबको यूनिफॉर्म में होना चाहिए। तो सारे लोग स्कूल में यूनिफॉर्म में ही होते हैं। स्कूल में क्या होता है? या तो स्कर्ट और शर्ट, या तो आप सलवार और सूट होता है। तो जितना भी बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में शर्ट स्कर्ट स्कूल का पहनता है, या तो सलवार सूट स्कूल का पहनता है। तो यूनिफॉर्म तो यही है ना, यूनिफॉर्म यही है। अब इसके ऊपर कोई अगर कुछ पहनता है तो वो यूनिफॉर्म में काउंट नहीं होगा, वो यूनिफॉर्म के अगेंस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा में तो बहुत कुछ आप लगा के जा सकते हैं। जैसे मान लो पहले, आज के जमाना में भी बाल विवाह होता है, तो कोई बच्ची का अगर शादी मान लो 15 साल में हो गया, लेकिन अभी वो स्कूल जा रही है, तो विवाह हो गया तो मंगलसूत्र पहन के जाएगी, तो अब उसको क्या बोलेंगे कि यूनिफॉर्म के अगेंस्ट नहीं, यूनिफॉर्म तो स्कूल का पहन के आ रही है, उसके साथ एक्स्ट्रा कुछ अगर अटायर है तो दैट इज नॉट अगेंस्ट यूनिफॉर्मिटी। ये बात समझिए, कोर्ट को भी ये वाला बात समझना पड़ेगा और इसी ग्राउंड पे वो लोग जजमेंट देगा, और आगे हम बहुत सारा जजमेंट आपको बताएंगे। समझ रही बात? अगर कोई लड़की बिंदी लगा के चली जाती है तो ये सजने सवरने का उसका हक है, दैट इज नॉट अगेंस्ट यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्म वो पहन करके, स्कर्ट और शर्ट वो स्कूल का पहन करके है, फिर बिंदी लगा लेती है तो वो यूनिफॉर्म के अगेंस्ट नहीं हो जाता है। यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म वो स्कूल का शर्ट और वो सलवार सूट, दैट इज द यूनिफॉर्म। तो बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना, और कोई अगर लड़की मान लो को सर को छुपा करके चली जा रही है, सर को बाल को छुपा के चली जा रही है, तो यूनिफॉर्म के अगेंस्ट वो नहीं हो सकता है। तो दोनों बात मैंने आपको समझाया, स्कूल में कैसे और कॉलेज में कैसे, दोनों बात आप समझ गए। अगर जरा सा भी समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट में मुझे जरूर पूछना, और हम सबको चैलेंज करते हैं इस इश्यू पे, जितना लोग को भी इस इश्यू पे अगर कहीं पे भी डाउट है, कोई भी जर्नलिस्ट एंड कोई भी लोग, हम उससे डिबेट करने के लिए, कोई भी सीएम पीएम जो भी है, सबसे डिबेट करने के लिए इसके ऊपर तैयार है, क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ा है, और ये अपने मियाँ मिट्टू बनने का बात नहीं है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात बताया गया वही हम बात बता रहे हैं, नया से कुछ नहीं बता रहे। कोर्ट भी इसी के ऊपर जजमेंट देगा, आने वाले टाइम में आप देख लेंगे। जजमेंट भी आया नहीं, पर जजमेंट आप देख लेंगे। अगर हाई कोर्ट में जजमेंट अगेंस्ट भी चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज कर देगा।
ठीक है, तो बात समझे। अब आते हैं हम लोग कुछ कुछ जजमेंट के ऊपर, उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ रिलीजियस ग्राउंड में, देखेंगे कहाँ पे इसको बताया गया है कि हिजाब और बुर्का कहाँ पे पहनना है, ये चीज कहाँ पे बताया गया है ना, तो इसको भी हम लोग देखेंगे अभी। और अच्छा लगे तो आप लोग एकदम ठोक करके लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब रिलीजियस वे में आप देखेंगे तो कुरान में आयत है, वर्ष है 31, वर्ष का नाम है सूरह नूर। और सूरह नूर में क्या बोला गया है, कुरान में क्या बोला गया है, से टू द बिलीविंग मैन दैट दे शुड लोअर देयर गेज। अब आप देखेंगे बहुत सोसाइटी में हमेशा टारगेट करते हैं कि इस्लाम में औरतों को बोला गया हिजाब पहनने के लिए, नकाब पहनने के लिए, बुर्का पहनने के लिए, तो सब सारा रूल एंड रेगुलेशन क्या औरत लोग के लिए, मर्द लोग के लिए ना। अब जो कुरान आप पढ़ेंगे तो कुरान पढ़ने के समय आप क्या देखेंगे, सबसे पहले मर्द लोग को बोला गया है हिजाब लगाने के लिए। तो हिजाब सिर्फ कपड़ा नहीं होता है, नजर का भी हिजाब होता है। हिजाब का मतलब होता है छुपाना, छुपना, इसको बोलते हैं। तो बोले है गेज, यहाँ पे क्या बोला कि मैन, जितने मैन हैं उनको अपनी नजर को झुका करके सड़कों पे चले। तो हिजाब सबसे पहले किसके लिए आया, मैन के लिए। अब वुमेन लोग के लिए क्या आया, अब वुमेन लोग के लिए आया है कि ओ बिलीविंग वुमेन दे शुड लोअर देयर गेज एंड गार्ड देयर मॉडेस्टी। ठीक है, अपनी नजरों को झुकाओ और अपनी मॉडेस्टी को गार्ड करो। कैसे गार्ड करेंगे, ऑर्नामेंट्स एंड ब्यूटी, ये सबको गार्ड करना है। बोसम्स एंड डिस्प्ले देयर ब्यूटी एक्सेप्ट टू देयर पेरेंट्स। 30 में क्या बोला गया है, मेन लोग के लिए, मतलब वर्ष नंबर 30 सूरह नूर, वर्ष नूर में 30 नंबर जो वर्सेस है इसमें मैन लोग के लिए और 31 में वुमेन के लिए। बोला इतना जो ब्यूटी है, एक वुमेन का जो ब्यूटी है वो सिर्फ किसके लिए है, ब्यूटी है सारे उसके हस्बैंड के लिए, और बाकी सबके लिए क्या है, बाकी सबके लिए उसकी ब्यूटी पर्दे में रहेगी, वेल्स, है ना। दैट वेल्स इज कॉल्ड, या तो आप चादर डाल लो, सर पे कोई कपड़ा डाल लो, बदन पे कोई कपड़ा डाल लो, या उसका कपड़ा को सिलवा करके बुर्का बनवा लो। तो समझे बात, तो यहाँ पे आया है ना, कुरान में सूरह नूर में। अब आगे देखेंगे सूरह अल अहज़ाब 58 वर्स और 59 वर्स, इसमें क्या बोला गया है, चलो इसको भी हम लोग जरा देख लेंगे, है ना। तो 58 एंड 59 वर्स सूरह अल अहज़ाब, वर्स अहज़ाब में क्या बोला गया है, आप देखेंगे। इसको जरा इंग्लिश में मैंने लिख करके रखा है, हम चाहे तो अरबिक में भी बोल सकते हैं, पर सम ऑफ द पीपल बोलेंगे क्या आप थियोलॉजी पढ़ा रहे हैं। हमारा काम थियोलॉजी पढ़ाना नहीं, हमारा काम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना है, पर यहाँ पे रेफरेंस देना बहुत जरूरी था। एंड tell the believing women to the reduce some of their visions and guard their private parts। अपनी नजरों को झुकाओ और अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढको, and not to expose their adornments except that which necessarily appears thereof, and wrap a portion of their curves of their chest, and not to expose their adornment except to their husbands। क्या बोला, बोले कि अपनी नजरों को झुकाओ और अपने ऐसे प्राइवेट पार्ट को ढको, कपड़ों से ढको, किसी चीज से ढको, है ना, मेनली कपड़े से ढकेंगे, और सिर्फ वो चीज सिर्फ उसके साथ, और कुछ चीज खुला हो सकता है, जैसे आपका हाथ, आपका फेस खुला हो सकता है, समटाइम्स खुला हो सकता है, आपका फीट खुला हो सकता है, ये हाथ खुला हो सकता है, लेकिन बाकी चीज को ढकेंगे और सिर्फ उसके सामने आप जा सकते हैं बिना कवर के, मतलब नॉर्मल कपड़ों में जा सकते हैं, जो सलवार सूट पहन सकते हैं। जो सलवार सूट कपड़ा है वो तो आप घर में पहनेंगे, और वो घर वाला कपड़े में किसके सामने आप जा सकते हैं, हाँ, अपने हस्बैंड के साथ के सामने पूरे एक्सपोज, है ना। एंड देयर फादर्स, मतलब पर्दा बोलने का मतलब ये है कि नकाब आप नहीं पहनेंगे, किसके सामने, अपने हस्बैंड के सामने नहीं पहनेंगे, अपने फादर के सामने नहीं पहनेंगे, देयर हस्बैंड्स, और हस्बैंड के फादर के सामने नहीं पहनेंगे, है ना। एंड देयर सन्स, है ना, देयर सन्स का मतलब क्या हुआ कि अपने भाई के सामने नकाब नहीं पहनेंगे। हस्बैंड सन, मतलब एक आदमी है जिसकी 2 बीवी है, तो पहली वाली बीवी है उसके बेटों से भी पर्दा नहीं करेंगे। एंड देयर ब्रदर्स, है ना, और उनके भाइयों से भी पर्दा नहीं करेंगे। एंड देयर ब्रदर सन, अपने भाई के बेटों से भी पर्दा नहीं करेंगे। एंड सिस्टर्स, सिस्टर्स अपनी बहनों से पर्दा नहीं करेंगे। एंड सन्स, सिस्टर के बेटों से भी पर्दा नहीं करेंगे। एंड देयर वेमेंस, वेमेंस मतलब देयर वेमेंस का मतलब यहाँ पे हो गया वो कि आपकी जान पहचान के वेमेन, उनके सामने भी आप नकाब लगा के नहीं जाएंगे। दैट विच देयर राइट हैंड पोजेस टू दोज मेल अटेंड्स हैविंग नो फिजिकल डिजायर और चिल्ड्रन। ठीक है, तो ऐसे लोगों के सामने आप बिना नकाब के जा सकते हैं जो फिजिकल डिजायर आपके साथ नहीं रखते हैं, है ना। एंड लेट देम नॉट टू स्टैम्प देयर फीट टू मेक ओन दे कंसील ऑफ द अडॉर्नमेंट एंड टर्न टू अल्लाह रिपेंटेंस ऑल बिलीवर्स दैट यू माइट सक्सीड, है ना। तो सिर्फ आप अपना पर्दा करेंगे किसके सामने, पर्दा उसके सामने करेंगे जो आपके
है ना, आपके रिलेटिव नहीं है। और ये रिलेटिव कौन कौन सा है जिसके सामने आप पर्दा नहीं करेंगे, वो यहाँ पे पूरा क्लियरली मेंशन किया गया है। तो ये रहा कुरानिक वर्सेस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है, हम लोग देखेंगे प्रीवियस जजमेंट क्या हुआ। अब प्रॉब्लम एक देखेंगे हुआ ये कि 2015-16 में सीबीएसई गाइडलाइन इशू करता है कि पीएमटी जो एग्जाम होता है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, इसमें जो लड़कियां जो भी एग्जाम देने जाएंगे स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट सलवार सूट, है ना, या ट्राउजर पहन के जाएंगे, लाइट कलर का कपड़ा पहन के जाएंगे, बिग बटन्स नहीं होना चाहिए कपड़े में, ओके, बटन्स नहीं होना चाहिए, बड़ा ब्रूच नहीं होना चाहिए, बैज नहीं होना चाहिए, फ्लावर्स नहीं होना चाहिए, ओके, और लाइट ड्रेस पहनेंगे, हाफ स्लीव का पहनेंगे, शूज पहन के नहीं जा सकते, स्लीपर्स पहन के जाना है। ऐसा गाइडलाइन इशू कर दिया। अब ऐसा, जस्ट मिनट, अब ऐसा गाइडलाइन जो इशू हो गया, इसमें बहुत सारी आप देखेंगे कि कर्नाटक में क्रिश्चियनिटी बहुत फॉलो करता है, तो नन टाइप की जो लड़कियां थी जो इस एग्जाम को देने जाएंगी, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वो लोग कवर ड्रेस पहनते हैं, स्कार्फ बांधते हैं, ऐसे उनके लिए प्रॉब्लम हो गया, है ना, तो प्रॉब्लम हो गया। तो अभी देखेंगे हुआ ये, तो ऐसा जब देखेंगे जजमेंट आ गया, तो इस जजमेंट को चैलेंज किया गया। जजमेंट को चैलेंज करने वाला कौन, एक लड़की जिसका नाम आमना बिन्त बशीर, बिन्त मतलब बशीर उसका पापा का नाम है ना, जैसे इंग्लिश में लगते हैं सन ऑफ, वैसे आप देखेंगे बिन्त लगता है लड़कियों के लिए, लड़की और पापा का कनेक्शन को बताने के लिए। तो बिन्त बशीर, आमना बिन्त बशीर इस, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इस केस में 2016 में 15 में गाइडलाइंस आया, 16 में इसको चैलेंज किया गया, और केरला हाईकोर्ट इसके ऊपर जजमेंट देता है। अब केरला हाईकोर्ट इसमें जजमेंट ये देता है कि कोई भी लड़की जो है वो फुल कवर ड्रेस पहन के जा सकती है, हिजाब भी पहन के जा सकती है, लेकिन यहाँ पे जो कंडक्टिंग बॉडी है उसका भी रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना चाहिए। तो कंडक्टिंग बॉडी क्या करेगा, कंडक्टिंग बॉडी के पास अब जब एग्जाम देने जाएंगे, जो लड़कियां फुल स्लीव्स कवर कपड़ा पहनेंगे, वो लोग आधा घंटा पहले चले जाए, ताकि जो एग्जाम लेने वाला बॉडी है वो आपको एक्स्ट्रा चेक कर ले। तो दिस इज अ बैलेंस जजमेंट। अब इसमें क्या हुआ, सीबीएसई बोल रहा था कि ये जो आप जजमेंट दे रहे हैं कि जो लड़कियां हिजाब पहन करके या कवर फुल ड्रेस स्लीव्स का कपड़ा पहन के जाएंगे, ये सिर्फ आमना बिन्त बशीर में लागू होगा। कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं किया। कोर्ट बोला नहीं, ये जो जजमेंट होगा वो सबके लिए होगा, जितनी भी ऐसी लड़कियां हैं जो फुल कवर्ड में जाना चाहे, हिजाब लगा करके और फुल ड्रेस में जाना चाहे, वो सब जा सकती हैं। सिर्फ ऐसी सारी लड़कियों को बोला कि 30 मिनट पहले जाइए, ताकि फीमेल इन्वेजिलेटर जो है आपको एक्स्ट्रा चेकिंग कर ले। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत चीटिंग वीटिंग होता है, कोई पेनड्राइव विनड्राइव लगा करके ना लेके चले जाए और उसमें चीटिंग न कर ले। तो इसमें देखेंगे जस्टिस पी सुरेश जो है कुमार, ये बहुत अच्छा एक जजमेंट देते हैं, और इस जजमेंट का आप देखेंगे रिजल्ट ये कि सब लोग इस जजमेंट से खुश हो गए, है ना। तो इसमें किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट भी ना हट हो, है ना, ताकि अब जब किसी का चेक कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसका रिलीजियस सेंटिमेंट का हट हो जाए। तो ऐसा जजमेंट दिया जो एकदम देखेंगे बैलेंस एक जजमेंट था। तो बहुत अच्छा ये जजमेंट है। इसी जजमेंट को रेफरेंस बनाया जाएगा कर्नाटक में। पर एक बात आप जान लीजिए, कोई दूसरा हाईकोर्ट एक हाईकोर्ट का जजमेंट को समटाइम्स मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होगा तो किसी दूसरे हाईकोर्ट का जजमेंट को भी कोई हाईकोर्ट को मानना पड़ता है, समझे। लेकिन समटाइम्स वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, चांसेस ये ज्यादा मान ले। अगर केरल हाई कोर्ट का जजमेंट ये रेफरेंस लेगा तो आसानी से कर्नाटक में प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट कोई जजमेंट है ना। तो आमना बिन्त बशीर वाला केस हम लोग ये वाला देख लिया, ओके। अब आगे देखेंगे, तो इसमें बोला गया ये कि सीबीएसई इंश्योर करेगा, है ना, कि कैंडिडेट को एक्स्ट्रा चेकिंग करने के समय उसका ऑटोनॉमी को बरकरार रखा जाए, उसको रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट ना किया जाए। अब आगे चल करके 2018 में केरल में एक और केस आया, ऐसे ही सेम स्कूल में एक बच्ची, स्कूल की बच्ची वो हिजाब लगा करके गई, और इसमें क्या हुआ, जज जो है इसमें डिफरेंट जजमेंट देता है। तो लड़की का नाम था फातिमा तंसीम, फातिमा तंसीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018। इसमें क्या कर देता है वो जजमेंट केरला हाईकोर्ट कर देता है 2016 से एकदम उल्टा जजमेंट दे दिया। क्या जजमेंट दे दिया, बोला कि इंडिविजुअल का राइट के ऊपर मेजोरिटी जो अथॉरिटी है उसका राइट भारी पड़ता है, अथॉरिटी का राइट भारी पड़ता है। तो अथॉरिटी जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा उसको इंडिविजुअल को मानना पड़ेगा। अब इस केस में क्योंकि फातिमा के अगेंस्ट में केस चला गया, वो आदमी के अपनी बेटी को स्कूल से निकाल लिया और केस वहीं का वहीं रुक गया। तो एक और रेफरेंस यहाँ पे आ गया, कर्नाटक इसको भी ले सकता है। लेकिन बात समझिए ये है कि वो लड़की स्कूल से निकल गई, वो लड़की अगर वही स्कूल में रहती और इस केस को आगे चैलेंज करती तो हो सकता था कि केरल का अगर एक बेंच मतलब सिंगल जज अगर जजमेंट दिया है तो उसको 3 जजों के बेंच में भेजा जाता,
5 जजों के बेंच में भेजा था, 7 में भेजा था या सुप्रीम कोर्ट में भेजता, तो ऑब्वियसली कर्नाटक का जो केरल का जो 2016 का जजमेंट है, उस जजमेंट को करेक्ट मान करके ये फातिमा वाला जो उल्टा जजमेंट दिया है, इसको आगे वाला बेंच हाई कोर्ट का ही चेंज कर सकता था, लेकिन इसमें चैलेंज नहीं किया गया। तो मे भी हो सकता है कि कर्नाटक इसको भी रेफरेंस बना ले कि इंडिविजुअल राइट्स को सबके ऊपर ऑथोरिटी का राइट होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन का राइट इंडिविजुअल राइट के ऊपर होता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब देखेंगे जजमेंट जो होगा वो मैंने आपको बताया 2016 का जो जजमेंट है दैट इज वेरी वेरी वेल एंड बैलेंस्ड जजमेंट। ओके, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम एक क्या हुआ, कुछ कुछ बहुत कंट्रोवर्शियल जजमेंट, जैसे आप देखेंगे फातिमा का केस में भी कंट्रोवर्शियल जजमेंट हो गया। अब 2004 में आनंदा मार्ग बोल करके एक सेक्ट होता है और ये लोग तांडव डांस करते हैं रास्ता पे, इनको लगा दिया बैन, बोला कि दिस इज नॉट इन द रिलीजियस प्रैक्टिस, ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आता है और इसको पर बैन लगा दिया। तो इस टाइप का जजमेंट भी आप देखेंगे, इसको बैलेंस सही तरीके से नहीं कर पाए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो बहुत क्रिटिसिज्म इसके ऊपर हुआ। ओके, तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि ये, अब स्कॉलर लोग इसको बोला कि इसके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया, इस पीपीटी को आप लोग इसमें देख लेंगे जरूर। तो स्कॉलर लोग इसको क्रिटिसिज्म किया है ना, कि पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पे जो ये जजमेंट है ये वाला सही जजमेंट नहीं है। ओके, तो मैंने अभी आपको बोला था कि इंडिविजुअल राइट के ऊपर ऑथोरिटी का राइट को ऊपर दे दिया। अब एक बहुत कंट्रोवर्शियल और एक जजमेंट आया 2016 में, ठीक है। एक लड़का, मुस्लिम लड़का, एयरफोर्स में एयरमैन की जॉब पे था और लड़का रखता था दाढ़ी, और इसमें उसको एयरफोर्स बर्खास्त कर दिया यूनिफॉर्मिटी के अगेंस्ट में, बोले यूनिफॉर्म के अगेंस्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को, इसको अपहोल्ड कर दिया। अपहोल्ड का मतलब सही ठहरा दिया, और जैसे ही सही ठहरा दिया तो लड़के का नौकरी गया। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल जजमेंट, बिकॉज सिख लोग, उनको दाढ़ी रखना, टर्बन पहनना अलाउ है, तो सिख लोग में बोला जाता है ये कंपलसरी है, एकदम मानना ही पड़ेगा। अब मुसलमानों में क्या है, यहाँ पे मुसलमानों में ये है कि ये प्रैक्टिस आपकी इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर है, और यहाँ पे एक इंडिविजुअल आदमी का रिलीजियस फेथ को नहीं माना गया, जिसपे कंट्रोवर्सी हुआ और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट को क्रिटिसाइज किया गया। अब एक बहुत अच्छा जजमेंट है 1954 का, इस जजमेंट को आप अगर समझ गए ना तो आप पूरा प्रॉब्लम ही समझ जाएंगे। इस जजमेंट को, शिरूर मुट केस 1954, इस केस का जजमेंट आप देखिए। इस केस का जजमेंट में क्या कहा गया है, एक बार जरा अच्छे से आप पढ़ो, है ना, अच्छे से आप पढ़ो, और इस जजमेंट में क्या बोला गया है। The court essentially held that keeping beard was not essential part of the Islamic practice. In 1954, the Supreme Court held in Shirur Mut case, term religion will cover all rituals and practice integral to the religion. The test determine what is integral and termed the essential religious practice. बोला कि essential जो religious practice है सिर्फ उसको इंश्योर करेगा, ठीक है, और बाकी जो एक्स्ट्रा रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है। अब क्या क्या रिलीजियस इंटीग्रल पार्ट है, इसको कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा, क्योंकि हर आदमी का ये एक इंडिविजुअल चॉइस है कि अपने रिलीजन को कैसे वो इंटरप्रेट कर रहा है। तो कोर्ट कैसे इंटरप्रेट कर सकता है कि किसी का रिलीजियस फेथ क्या होगा, है ना। तो ये भी यहां से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम 1954 का इस वाले, लेकिन फिर भी ये बहुत हद तक कि कुछ कुछ पार्ट को तो ये देखेंगे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है 1954 का ये वाला केस, ठीक है। तो ये सब रिसेंट का केसेस है, और ये रिसेंट का केसेस आप देखेंगे रेफरेंस में लिया जाएगा कर्नाटक वाला केसेस में। तो मैंने आपको पहले बताया कि यूपी में मैच है और कर्नाटक इसका प्लेग्राउंड बनाया जा रहा है जानबूझ करके। यूनिफॉर्मिटी का कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रे स्कूल में, प्रे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म होता नहीं है ना। और हिजाब इज इसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन, इस्लामिक सिस्टम में बुर्का हिजाब जो इसेंशियल पार्ट में आता है, ठीक है। तो अब आप लोग सारे चीज को समझ गए होंगे, आई होप कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, ना कि रिलीजन के हिसाब से। रिलीजन में होगा लिखा हुआ कि हिजाब पहनना है, पर बात यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो यहीं तक रखेंगे हम लोग आज का क्लास, है ना। आई होप आप लोग को बात समझ में आएगा। कोई भी डाउट अगर होगा तो आप लोग जरूर पूछेंगे, और आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और क्लास को शेयर और सब्सक्राइब, लाइक करते रहे। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।
मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज हम लोग का 75 वेमेन फ्रीडम फाइटर के ऊपर चल रहा है, वो भी रोज क्लास आ जाएगा। आज रात में भी रात में क्लास आएगा, मीन्स आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो क्लास, तो आज रात में सैटरडे को भी ये क्लास आ जाएगा। हर दिन ये क्लास कुछ न कुछ एक एक क्लास रात के 9 बजे जाता रहेगा। करंट अफेयर्स का एक एक क्लास चलता रहेगा सुबह के 11 बजे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।